नमस्कार। मैं डॉक्टर डी सुनील, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट, ऑर्थो जॉइंट्स, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या संधिवात किसे कहते हैं ये समझते हैं। संधिवात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सबसे कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो बहुत मुख्य लक्षणों के साथ में उत्पन्न होती है। इसमें शरीर के दोनों हिस्से बराबरी से इन्वॉल्व होते हैं, राइट और लेफ्ट सिमेट्रिकल तरीके से। इसमें सबसे ज़्यादा शुरुआत में जकड़न या ऐंठन होती है, जो जोड़ों में शुरू होती है। ये इसका मुख्य लक्षण है। इसके साथ ही इसमें ब्लड में कुछ कुछ पैरामीटर जैसे ईएसआर बढ़ा होता है और साथ में कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़, जिसको आर एफ फैक्टर या एसीपीए के रूप में हम जानते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अर्थात शरीर के ही प्रतिरक्षा के सेल्स जो हैं वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट दूसरों की तुलना में, सेम एज ग्रुप की तुलना में बड़ी जल्दी अपने मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी डेथ जल्दी होती है। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। ये सबसे बड़ा मेन कारण है जो संधिवात है वो। आर्थराइटिस के पेशेंट में हार्ट अटैक इसमें होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये 1 से 3% पॉपुलेशन को वर्ल्ड में अफेक्ट करता है और मोस्टली 30 साल और 50 साल की उम्र से ये शुरू होता है। ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो सिंपल 30 से 50 साल की फीमेल्स इसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होती है। इसके कारण क्या है? यह एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें इम्यूनोलॉजिकली ऑटो इम्यून तरीके से, अर्थात अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म अपने ही सेल्स के रूप के अगेंस्ट काम करने लगती है, जिसके कारण से पूरा आर्थराइटिस होता है। और शरीर में एक सूजन, एक पेन का रिएक्शन, जिसे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बोलते हैं, ये जॉइंट में और आसपास के जॉइंट के आसपास के सारे स्ट्रक्चर्स में शुरू होता है। और फाइनली इसमें रूमेटॉइड फैक्टर ब्लड में प्रोड्यूस होता है और ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को बढ़ा के जोड़ों का जो स्ट्रक्चर है, मेनली जो जोड़ की सतह है, कार्टिलेज है, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। पैथोलॉजी को यदि हम सिंपली देखें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सिस्टमिक डिजीज़ है, जो रूमेटॉइड नोड्यूल के रूप में दूसरे हिस्से में भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन साइनोवियम जो होता है, जो जॉइंट की लाइनिंग होती है अंदर, जो एक पतली झिल्ली होती है, ये ब्लड वेसल्स और इसके साथ जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ये इसको अफेक्ट करती है। इसके स्टेजेस पे यदि हम जाएं पैथोलॉजिकली, तो ये 4 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 जो प्री क्लिनिकल होता है, इस समय कोई क्लिनिकल सिम्टम इसके शुरू नहीं होते हैं। इस समय यदि हम केवल ब्लड टेस्ट कराएं तो ईएसआर, सीआरपी और रूमेटॉइड फैक्टर के साथ साथ एसीपीए एंड ये डिटेक्ट हो सकता है। इस समय मरीज का लक्षण मिनिमम होता है या इसको हल्के सोरनेस के रूप में शुरू होती है। स्टेज 2 में यदि पैथोलॉजी को हम देखें तो ये साइनोवियल स्टेज कहलाता है। इस समय जो जोड़ के अंदर की झिल्ली है, साइनोवियम है, ये धीरे धीरे कंजेशन होना शुरू होता है। यहाँ पे ब्लड वेसल बनना शुरू होता है। इसमें जो अंदर के जो ब्लड सेल्स हैं वो इन्वेड करके साइनोवायोसाइट्स बनाते हैं। इसके साथ में साइनोवियल लेयर जो होती है, ये बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल से लोड हो जाती है, हैवी हो जाती है, जिसके कारण आसपास के स्ट्रक्चर में, कैप्सूल में, लिगामेंट में, साइनोवियम में थिकनिंग शुरू हो जाती है। स्टेज 3 जो कहते हैं, ये है डिस्ट्रक्शन का फेज। जितने ब्लड सेल्स या फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स जॉइंट के अंदर जो जमा होते हैं, ये धीरे धीरे पूरे जॉइंट को, कार्टिलेज को, बोन्स को डिस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं और ये बोन की मार्जिन को और सबको धीरे 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 दीमक की तरह खाना शुरू करते हैं। ये सारे चेंजेस जोड़ के सभी स्ट्रक्चर में, बोन में, कार्टिलेज में, लिगामेंट में, टेंडन में, शीथ में, सब में शुरू होते हैं और सूजन के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। इस समय पेन बहुत ज़्यादा स्थिति में रहता है। स्टेज 4 को यदि हम देखें तो ये डिफॉर्मिटी का फेज़ होता है। ये जोड़ को डिफॉर्म कर देता है और धीरे 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 ये पूरे जोड़ को डिस्ट्रॉय करके कैप्सूल, लिगामेंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज सबको ख़त्म करके जॉइंट को ये पूरा का पूरा टेढ़ा और विकृत कर देता है। इसके कारण से इस समय इस पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर होती है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। क्लिनिकली यदि हम इसको देखें तो अर्ली फीचर्स जो साइनोवाइटिस के फेज़ में, इस समय आपके हाथ की उंगलियां, पंजे की उंगलियां बहुत जल्दी अफेक्ट होती है, उसके पश्चात रिस्ट और उसके आसपास के स्ट्रक्चर, और बाद में फिर पैरों के, घुटने के, शोल्डर के स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे इन्वॉल्व होते हैं। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल, अर्थात दोनों तरफ के जॉइंट एक बराबर, एक मिरर इमेज की तरह अफेक्ट होते हैं। पेन, सूजन, जकड़न और धीरे धीरे जॉइंट का मूवमेंट है वो ख़त्म होता है, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम आते हैं, अर्थात
जो पेशेंट है वो डल फील करता है, थका हुआ फील करता है, मैलेज जैसा फील करता है, उसको फीवर जैसा लगता है, और साथ साथ बहुत ही लो एनर्जी लेवल हो जाता है उसका। क्लिनिकली यदि हम इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के पूरे जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, पंजों के जॉइंट, एंकल जॉइंट, इसके साथ साथ हाथ में एमसीपी, डीआईपी और एल्बो जॉइंट, मतलब अर्थात पंजे, हाथ, एल्बो, शोल्डर, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, सारा कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। इसके साथ साथ स्पाइन और बैकबोन भी इसमें काफ़ी गंभीरता से इन्वॉल्व हो सकती है। क्लिनिकल पिक्चर में यदि हम डिस्ट्रक्टिव फेज में आए, जो कि हम कहना चाहिए कि स्टेज 3 को हम कहें, तो ये दूसरे जॉइंट में धीरे धीरे स्प्रेड होता है। पहले हाथ के जॉइंट से ये रिस्ट, एंकल और नी, शोल्डर तक ग्रेजुअली घूमना शुरू करता है। इसे कई लोग घूमने वाला भी आर्थराइटिस कहते हैं, माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें आधे घंटे से ज़्यादा होती है। सुबह सुबह उठने के बाद जो जकड़न होगी वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। एक्टिविटी आपकी पूरी की पूरी रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, पेनफुल होना शुरू हो जाती है, और लाइफ की पूरी क्वालिटी अफेक्टेड होती है। क्लिनिकली यदि हम इसको देखें तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि साइनोवियल मेम्ब्रेन बहुत ही सिंपल, सुरक्षित और अच्छी दिख रही है, लेकिन राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड वेसल्स का इन्वेजन हो जाता है, उसके साथ इन्फ्लेमेटरी सेल्स बढ़ते हैं, तो वो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा सूज जाती है। इसके कारण से ये धीरे 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 जॉइंट को ख़त्म करना शुरू करते हैं। इसके अंदर से जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो डिस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। लास्ट स्टेज में जो होता है जिसे हम डिफॉर्मिटी कहते हैं, जो विकृति की स्टेज है, ये पूरा जोड़ खराब हो चुका होता है। इस समय पेन बहुत ज़्यादा होता है, विकृत बहुत ज़्यादा हो जाता है, जोड़ अनस्टेबल हो जाता है, इसका जो जोड़ का चलने का जो पूरा रेंज ऑफ मूवमेंट है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ डिफॉर्मिटी बहुत होती है। ये डिफॉर्मिटी विभिन्न स्थितियों में शरीर के विभिन्न अंगों में अलग प्रकार से होती है। जैसे थंब में इसे जेड डिफॉर्मिटी बोलते हैं, फिंग में स्वान नेक या वॉटनर डिफॉर्मिटी हो सकती है, अल्नर डेविएशन हो सकता है, बाहर की तरफ उंगलियां मुड़ जाती है, रिस्ट भी जो है, कलाई जो है आपकी बाहर की तरफ मुड़ जाती है और नीचे की तरफ झुक जाती है, एल्बो पूरा सीधा नहीं हो पाता है, कंधे जाम हो जाते हैं, बाहर की तरफ खुलना बंद हो जाते हैं, नी में सूजन आ जाती है और इसके साथ साथ ये बेंड हो जाते हैं, पूरा सीधा नहीं होते हैं, और आपके जो टोज़ हैं, पैर की जो उंगलियां हैं वो भी पूरी बेंड होकर फिक्स हो जाती है। तो यदि हम सिंपल देखें तो ये डिफॉर्मिटीज़ हाथ में कुछ इस तरह की दिखाई देती है, और ये डिफॉर्मिटीज़ फिक्स हो जाती है, अर्थात आपके मूवमेंट पूरे ख़त्म हो जाते हैं और आपका हाथ पैर काफ़ी टेढ़ा होकर फिक्स हो जाता है। नेचुरल हिस्ट्री में यदि देखें, अर्थात नेचुरल हिस्ट्री मतलब यदि इस बीमारी का हम कोई इलाज ना कराएं, तो ये शुरुआत के में बहुत ही एक सूजन के रूप में आपको प्रेजेंट करेगा, इसमें मूवमेंट कम होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, यदि ये बीमारी लंबी होती जाती है, जैसे 5 साल के स्टेज में, तो इसमें उंगलियां या जो भी जोड़ इससे अफेक्टेड है वो धीरे धीरे टेढ़ा होना शुरू होता है, फिक्स होना शुरू होता है, और फाइनली यदि आप इसे 10 से 15 साल के बाद देखें, यदि ये बीमारी आगे पूरी बढ़ चुकी है, तो ये पूरे जोड़ को, उंगलियों को डीफॉर्म कर देती है, विकृत कर देती है, और शरीर के अपने काम के लिए बिल्कुल ये उपयोगी नहीं रह जाता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? मोस्टली जितनी चीज़ें बताई गई हैं अभी तक, जिसमें ये दोनों तरफ होगी, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल होगा, पॉलीआर्थराइटिस बहुत सारे जोड़ को एक साथ इन्वॉल्व करेगा। इसके साथ साथ ये प्रॉक्सिमल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, हाथ और पैर में, पास के जोड़ों को, दूर के जोड़ों को ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्वमेंट होता है। ये लगभग मिनिमम 6 वीक से ही ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, तब इसको हम क्लिनिकली कह सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रूप ले रहा है। इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट भी हम एक्सरे के साथ में इसको कंफर्म कर सकते हैं, जो कि एक यूलार क्लासिफिकेशन होता है। इसमें केवल रूमेटॉइड फैक्टर या ब्लड टेस्ट या क्लिनिकल पिक्चर या एक्सरे के आधार पे नहीं किया गया है, इसकी अलग अलग ग्रेडिंग की गई है, जिसमें कितने जोड़ इन्वॉल्व है, आपके ब्लड टेस्ट में क्या क्या पॉजिटिव है, ये कितने समय से आपके शरीर में है, और इसके साथ साथ आपके जो ESR और CRP का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ों को मिला के एक पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, ग्रेडिंग की जाती है। तब बताया जाता है कि यदि इसकी ग्रेडिंग कम है तो बीमारी गंभीर नहीं होती है, और यदि ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत गंभीर होती है और आगे बहुत तेज़ी से, बहुत कम समय में पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इन्वेस्टिगेशन के रूप में इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन में इसके खून की कमी भी होती है, क्योंकि इसके कारण कुछ ना कुछ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, आपके एबनॉर्मल ब्लड बनने के कारण होता है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जिसको हम कहते हैं ESR, CRP, ये बढ़े हुए होते हैं। रूमेटॉइड फैक्टर जो होता है ये 80% केसेस में पाया जाता है, लेकिन रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होना केवल ये क्राइटेरिया नहीं है कि इससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। एक बहुत ही स्पेसिफिक ACP, CCP जिसको बोलते हैं, एंटी साइक्लिक
सेटुलिनेटेड पेप्टाइड जो होता है ये बहुत स्पेसिफिक होता है। यदि ये पाया जाता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए और डायग्नोसिस के लिए भी। साइनोवियल फ्लूइड जो जोड़ के अंदर फ्लूइड होता है उसे भी निकाल के हम जांच के लिए भेज सकते हैं। इसमें हम ब्लड सेल्स, इसके साथ साथ रूमेटॉइड फैक्टर्स का भी टेस्ट कर लेते हैं और साथ ही ये भी इससे रूल आउट कर लेते हैं कि कहीं रूमेटॉइड फैक्टर या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से ये बीमारी है अर्थात या फिर किसी दूसरे इन्फेक्शन के कारण तो नहीं है। तो इसके लिए भी इसका टेस्ट किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन में यदि हम इमेजिंग मोडालिटी में है जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई होता है, तो शुरुआत के स्टेज में बीमारी में आपके एक्सरे में पिक्चर्स बहुत कम आते हैं, लेकिन यदि शुरुआत में एमआरआई या अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाए तो उस समय हमें बहुत जल्दी से अंदर की सूजन और इन्फ्लेमेशन का पता चल जाता है। दूसरे स्टेज में यदि हम देखें तो कुछ कुछ कंडीशन में एक्सरेज में भी डिटेक्शन हो जाता है। साथ में एक्सरे में इसमें इस समय से जो बोन का रेडिफेक्शन है, बोन की क्वालिटी जो है कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है, बोन वीक होना शुरू हो जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया वहाँ पे शुरू हो जाता है। एडवांस स्टेज में पूरा जोड़ जो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो एक्सरे में भी बहुत क्लियर होता है, सीटी स्कैन और एमआरआई में भी। तो शुरुआती स्टेज में हमें एमआरआई और सीटी या फिर अल्ट्रासाउंड का उपयोग करना बेहतर रहता है, लेकिन लेटर स्टेज में सिंपल एक्सरे में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। यदि आप एक्सरे में इसमें सिंपल देखें तो बाएं साइड में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हाथ आपका बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें भी देखिए जो काला हिस्सा दिख रहा है हड्डी के ऊपर, कुछ कुछ काला काला हिस्सा, वो वहाँ पे बोन की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो गई है, वहाँ पे बोन कम हो गई है, तो उसे ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, जो इस बीमारी में बहुत रेगुलरली होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। लेकिन राइट साइड के व्यूज़ में यदि आप देखते हैं तो इसमें देखिए कि धीरे धीरे पूरा हाथ या हाथ के पूरे जोड़ पूरे टेढ़े हो गए, पूरा डिफॉर्म हो गया, विकृत हो चुका है। मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? सच कहें तो इसको जड़ से ख़त्म कर पाना कहीं से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिकली डिसाइडेड बीमारी है, ये ऊपर से जेनेटिक्स में आती है। ये 2-3 पीढ़ी में यदि किसको हुआ है तो इसके साथ बीमारी आपके आगे पीढ़ी में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसको जेनेटिकली ख़त्म कर पाना संभव नहीं है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है, अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट यदि हम सही समय पे चालू कर देते हैं तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। इसकी विकृति से, इसके पेन से, इसकी डिसेबिलिटी से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। सो ट्रीटमेंट का एम जो होता है कि इसका जो डिजीज़ प्रोग्रेशन है, डिजीज़ आगे ना बढ़े, आपके डिजीज़ के जो लक्षण है, बीमारी के जो लक्षण है वो कम से कम हो जाए। इसके साथ साथ आपके जो फंक्शनल लिमिटेशन है वो जितने कम से कम कंप्रोमाइज़ हो, साथ में ही आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाए। तो मेडिकेशन के रूप में इसमें जो कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दी जाती है, जो कि इसका मेन कोर्स होता है। साथ में कुछ पेन किलर जो सेंट्रली एक्टिंग होती इसका उपयोग किया जाता है। तो पेन किलर के रूप में यदि हम कहें तो NSAIDs जो है वो बहुत ही सेफ़ और सुरक्षित होती है, प्रोवाइडेड इसको लोग बदनाम बहुत करके रखे हैं कि भाई ये NSAIDs होती है, पेन किलर होती है, ये शरीर को नुकसान पहुँचाती है। तो यदि आप डॉक्टर की सलाह से, प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर के सलाह से, कंट्रोल तरीके से, उनके सुपरविज़न में रेगुलर ब्लड टेस्ट करा के यदि इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ये दवाइयाँ आपको नुकसान नहीं पहुँचाती है। तीसरी होती है एक स्टेरॉयड, जो कि एक लिमिटेड मात्रा में कंट्रोल रूप में दी जाती है। तो यदि सिंपल भाषा में यदि देखा जाए तो ये स्टेरॉयड को भी ओरली भी दिया जाता है, टैबलेट के रूप में, इंजेक्शंस के रूप में, और कभी कभी इसको जॉइंट में भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के यदि हम तीनों दवाइयों को देखें अभी, जो कि इसका शुरुआती ट्रीटमेंट करती है, NSAIDs, पेन किलर और स्टेरॉयड, इसको इतना डरा दिया गया है कि ये तीनों दवाइयाँ आपको नुकसान करती है। लेकिन यदि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रिजल्टेंट इफेक्ट भी यदि हम देखें तो यदि वो 90% आपकी बॉडी को डिसेबल करता है, और यदि अनकंट्रोल्ड इन दवाइयों का बिना सलाह के, बिना गाइडेंस के यदि हम इन दवाइयों को उपयोग करते हैं तो ये दवाइयाँ आपको नुकसान पहुँचाती है। तो उसकी कंपेरिजन में दवाइयों का नुकसान 5 से 10% ही होता है। तो बेटर है आप 90% तकलीफ झेलने की बजाय 10% की प्रॉब्लम को, हमको एक बैलेंस करना जरूरी है कि हमको कितना फ़ायदा किस में हो रहा है। दूसरा इससे जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो है सर्जरी। इसमें जो मैंने बताया कि जोड़ के अंदर की जो साइनोवियम होती है ये अफेक्ट हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो इसको यदि हम निकाल देते हैं तो मेन पैथोलॉजी काफ़ी हद तक जोड़ के लेवल पे कंट्रोल की जा सकती है, जो कि एक डायरेक्टली या तो ओपन सर्जरी के रूप में निकाल ली जाती है, या फिर इसको दूरबीन वाली पद्धति से, ऑर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर से भी डिब्राइड करके इसको साफ़ सफाई करके निकाला जा सकता है। बट ये कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका नहीं है, ये एक टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस जो होते हैं इसमें, जिसको हम कहते हैं रूमेटॉइड की दवाइयाँ, आर्थराइटिस की दवाइयाँ, जो DMARDs कहलाती है, ये दवाइयाँ बहुत ही इफेक्टिव होती है। ये सारे तरीके से आपकी बीमारी को कंट्रोल करने में, उसके जो इन्फ्लेमेटरी
मार्कर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो केमिकल जिसे हम मेडिसिन या दवाइयों के रूप में खाते हैं, और दूसरा इंजेक्शंस होती है जिसको हम बायोलॉजिकल्स कहते हैं, बायोलॉजिक्स कहते हैं। ये दोनों तरह की चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन ये यदि आपने सही समय पे लिया है, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया है, तो ये 6 महीने से लेके 2 साल या 3 साल के अंदर इसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और आपकी बीमारी भी काफ़ी कंट्रोल में रहती है। इनका एक ही प्रॉब्लम है, जो बायोलॉजिक्स होते हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं और बहुत ही कॉमन जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने के कारण इसको अफोर्ड नहीं कर पा सकते। लेकिन जो केमिकल डीएमआरडीज़ हैं जो टैबलेट के रूप में आते हैं, उन्हें आप बहुत आसानी से ले सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। उनको ग्रेजुअली मॉनिटर करके ही लिया जाना बहुत ही उचित होता है। ऑपरेशन के रूप में यदि जो जोड़ खराब हो चुके हैं, बड़े जोड़ हैं जैसे कि नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, एल्बो है, रिस्ट है, उसमें हड्डियों को सीधा करने के लिए ऑस्टियोटॉमी के रूप में ऑपरेशन किया जा सकता है। हड्डियाँ, टेढ़ी हड्डियों को काट के सीधा किया जाता है। और जो मेजर जॉइंट्स हैं जिसमें हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सारे जॉइंट में जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छी सुविधा, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसका ऑपरेशन कराने से आपकी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है। और यदि ये ऑपरेशन नहीं करा सकते, जॉइंट रिप्लेसमेंट, या कई कारणों से नहीं किया जा सकता या बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तब जाके उस जॉइंट को ख़त्म करके फ्यूज़ किया दिया जाता है। क्योंकि यदि जॉइंट वहाँ डिस्ट्रक्टेड है, विकृत है, ख़राब हो चुका है, और यदि उस जॉइंट को उपयोग करेंगे तो बहुत पेनफुल होता है, बहुत मुश्किल होती है चलने फिरने में। तो उस कंडीशन में यदि जॉइंट को ख़त्म कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, फ्यूज़ कर दिया जाता है, जिसे ऑर्थोडेसिस करते हैं, तो भी आपकी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। ट्रीटमेंट को यदि हम देखें कि जब बहुत ही शुरुआती बीमारी है तब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो वो NSAIDs के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में, इसमें एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल होता है। शुरुआत के 6 से 12 महीने में इसका उपयोग बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। जब जैसे जैसे बीमारी शुरुआत में बढ़ती जाती है, उसके साथ में फिजियोथेरेपी और डिजीज़ मॉडिफाइंग जो ड्रग्स हैं उनका उपयोग ऑथेंटिकली, बहुत सिस्टमेटिकली प्लान्ड वे में करना बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। दूसरा जो स्टेज होता है, जो प्रोग्रेसिव इरोजिव स्टेज होता है, जिसको मैंने कहा कि 1 to 5 ईयर्स है, इस समय भी जो आर्थराइटिस की दवाइयाँ हैं उसे लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ में यदि कोई जोड़ में प्रॉब्लम हो रही तो उसे स्प्लिंटेज या सहारा दिया जाता है। इसमें फिजियोथेरेपी का भी काफ़ी रोल है। एक्सरसाइज, डाइट को आपको बहुत अच्छे से समझ के फॉलो करना होता है। और यदि इसमें इसी स्टेज में यदि ज़रूरत पड़ती तो जो, जैसा कि हमने बताया कि साइनोवेक्टमी या आर्थ्रोस्कोपी के थ्रू जो अंदर की मेम्ब्रेन वगैरह को हम यदि जल्दी से निकाल देते हैं तो उसका डिस्ट्रक्शन प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसके साथ में भी यदि जोड़ उस स्टेज में है कि जहाँ पे ख़राब हो चुका है या आपका फंक्शनल लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस समय ऑर्थोडेसिस, ऑस्टियोटोमी या जॉइंट रिप्लेसमेंट के रूप में ऑपरेशन किया जाता है। इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? ये मोस्टली जोड़ों को ख़राब करती है, लेकिन साथ साथ शरीर के दूसरे हिस्सों को सिस्टमिक तरीके से भी ख़राब कर सकती है। तो इसमें हाथ पैरों के जो जोड़ हैं वो फिक्स डिफॉर्मिटीज़ में आ जाते हैं। मसल्स चूँकि यूज़ नहीं हो पाती दर्द के कारण, जकड़न के कारण या विकृति के कारण, तो उसमें मसल वीकनेस होती है। इन्फेक्शन के लिए आप प्रोन हो जाते हैं, आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसके कारण से आप ओवरऑल किसी भी इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन रहते हैं। यदि ये बीमारी स्पाइनल सिस्टम पे होती है, बैकबोन पे होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन भी हो जाता है, पैरालिसिस के भी चांसेस बढ़ते हैं। और कई बार ये बीमारी इतनी ज़्यादा गंभीर रहती है कि शरीर के दूसरे हिस्सों को भी परेशान करती है, तो किडनी, लंग्स वगैरह भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो कुल मिला के रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ही कंट्रोल कर, मतलब गंभीर समस्या ज़रूर है, लेकिन यदि इसे बहुत सही समय पे जल्दी आप शुरुआत में ही इसे पहचान के इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर डॉक्टर से करवा लेते हैं तो ये बहुत आपको परेशान नहीं करता है। आप अपनी लाइफ को हेल्दी, हैप्पी एंड पेन फ्री रख सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इतना ही, और आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर डी सुनील आपसे विदा लेता हूँ। हमारा मोटो है लाइफ इज़ मोबिलिटी, मोबिलिटी इज़ लाइफ। हम चाहते हैं कि ये समाज में आर्थराइटिस यदि है भी तो वो अंडर कंट्रोल रहे। आप आर्थराइटिस के साथ एक पेन फ्री लाइफ लीड कर सकते हैं, एक सुखी लाइफ लीड कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए